दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई सीरीज लेकर जिसका नाम है क्लीन अप कंपनी, जो कि आज ही रिलीज हुई है। और आज इस वीडियो में हम इस सीरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 8 एपिसोड हैं। तो वीडियो को देखते ही लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीरीज की शुरुआत में हमें एक अनजान आदमी को देखते हैं जो पुजारी के भेष में बैठकर संन्यास धारण किए हुए था, लेकिन अगले ही पल उसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। वह एक हंसिया उठाकर लोगों को एक एक करके मारने लगता है। हालांकि अभी हमें इस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन जिस तरह से शुरुआती में ही सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, लगता है कि कहानी का कोई मेन कैरेक्टर होगा। इसके बाद हम कहानी में कुछ गुंडों को देखते हैं, जिसका सरदार सुल्तान होता है। सुल्तान अपने आदमियों के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन आगे चलकर हमें पता लगता है कि सुल्तान कई लोगों की हत्या कर देता है। बाद में पता चलता है कि उस हत्या को साफ करने के लिए 3 युवा लड़के आए हुए थे, यानी कि पूरे इस मामले को क्लीन करने के लिए। ना ही कोई सबूत, ना ही कोई सुराग कि सुल्तान पकड़ा जाए। लेकिन ये लड़के यहाँ पर कैसे आ गए ये हमें नहीं पता लगता, क्योंकि हमें कहानी में धीरे धीरे सब कुछ पता लगेगा। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले चली जाती है। अब हम गोल्डी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसको कि गाने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, लेकिन अभी तक उसे अपना टैलेंट शो करने का कहीं अवसर नहीं मिला। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है राजू की, जो कि एक गैराज में काम करता है। तभी हम देखते हैं गैराज में एक आदमी आया होता है। उस आदमी के साथ उसकी बेटी भी आई हुई थी। लड़की और राजू के बीच में नैन मटक्के को देखकर हम कह सकते हैं कि वह लड़की, जिसका नाम मनीषा है, वह राजू की गर्लफ्रेंड है। अब कहानी में तीसरा कैरेक्टर आता है, जिसका नाम स्वप्न है, और वह अपने एक दोस्त के साथ होता है, जिसका नाम है कलुआ। स्वपन सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन पैसे की समस्या हमेशा उसके सामने आ जाती है और इसी वजह से वह अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता है। इसी के बीच स्वपन को पता लगता है कि उसका दोस्त कलुआ किसी गैंग के लिए काम करता है। हालांकि स्वप्न उसे समझाता है कि ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चलकर वे लोग उन्हें फंसा देंगे। लेकिन कलुआ अभी स्वप्न की बात नहीं मानता। वापस से कहानी गोल्डी के पास आती है। गोल्डी घर में निठला बैठा रहता था। उसका ज्यादातर ध्यान सिंगिंग पर रहता था और इसी वजह वह काम नहीं करना जाया करता था। दरअसल गोल्डी के पापा का एक अपना भट्ठा था, ईंट वाला भट्ठा, और गोल्डी चाहता तो वहाँ पर काम करने जा सकता था, वहाँ की जिम्मेदारी ले सकता था, लेकिन गोल्डी ऐसा नहीं करता। इसी वजह से उसकी माँ गोल्डी के ऊपर बरस पड़ती है। तभी गोल्डी को लेने के लिए उसके घर के सामने राजू आता है। वो दोनों वहाँ से सीधे स्वप्न के पास जाते हैं और तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी जाती है एक पुलिस ऑफिसर के पास, एसपी मलिक के पास। एसपी मलिक एक घर की जांच कर रहे थे। घर का मालिक बताता है कि उसके घर में बहुत कीमती सामान था। उसकी पत्नी ने एक बुना हुआ स्वेटर रखा हुआ था और वो इस घर में जल गया। इस पर एसपी मलिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी के ऊपर हाथ उठा देते हैं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर प्रशांत आते हैं। वे बताते हैं कि यह मामला हमारे देखने लायक नहीं है, लेकिन एसपी उसकी बात से मंजूर नहीं होता, क्योंकि एसपी यहाँ पर नया आया था, जबकि प्रशांत को यहाँ के बारे में सब कुछ पता था कि यहाँ पर किसका राज चलता है और कौन यहाँ की गद्दी संभालता है। इसके बाद हम धर्मा को देखते हैं, जो कि एक आदमी को मारकर स्नान कर रहा होता है। इधर चारों दोस्त एक पुल के पास होते हैं और अपने करियर को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि सभी के सामने पैसों की समस्या थी। एक तरफ गोल्डी था, जिसका चाचा भट्ठा संभाला करता था और उसकी पॉकेट मनी भी अब बंद हो चुकी थी। इधर वापस से कहानी पुलिस स्टेशन में आती है। एसपी उस आदमी को पकड़कर पीट रहा था। इंस्पेक्टर प्रशांत बताते हैं, सर यह साबिरगंज है, यहाँ पर ऐसे मैसे छोटे मामले होते रहते हैं, इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तभी प्रशांत उन्हें एक ऑफर देते हैं कि गांव में एक प्रोग्राम होने वाला है और एसपी सर को वहां चलने की कहता है। इसके बाद हम प्रोग्राम का सीन देखते हैं। वहां पर कलुआ स्वप्न को बताता है कि धर्मा और सुल्तान के बीच में अनबन चल रही है और इसी अनबन का फायदा वे सभी उठाना चाहते थे। सुल्तान वहां पर पहले से मौजूद था, लेकिन तभी वहां पर धर्मा की एंट्री हो जाती है। धर्मा के आते ही मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है और बात मारपीट पर चली जाती है। मारपीट हो ही रही थी, तभी वहां पर एसपी मलिक की भी एंट्री हो जाती है और वे सभी अपराधियों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन प्रशांत बार बार बता रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो मामला आगे बढ़ सकता है, लेकिन एसपी मलिक उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मेजदा की, क्योंकि वही इन सब का लीडर था। मेजदा एसपी मलिक को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन एसपी मलिक तो थे बड़े ईमानदार और वह रिश्वत लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक ये बंदे यहाँ से नहीं छोड़े जाएंगे। मेजदा को अपना यह अपमान पसंद नहीं आता। वह तुरंत ही वहाँ से वापस आता
जाता है और सुल्तान और धर्मा के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, क्योंकि उन्हीं दोनों की वजह से मेजिदा को बेइज्जती सहनी पड़ी थी। हालांकि दोनों एक ही टीम में थे, लेकिन फिर भी आपस में लड़ रहे थे। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जब सुल्तान ने कत्ल किया था और सफाई का काम इन्हीं तीनों लड़कों को दिया गया था। फर्स्ट ऑफ सुल्तान राजू के हाथ में वही खंजर थमा देता है जिससे हत्या की गई थी और उसका फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है। इसके बाद उसे धमकाया जाता है कि अगर वो ऐसा काम नहीं करेगा तो यह सबूत पुलिस के पास चला जाएगा और राजू इस मामले में फंस जाएगा। अब राजू इस मजबूरी में यह सब करना पड़ता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने का तय करता है। राजू की जो गर्लफ्रेंड थी मनीषा, वो पहले ही पोस्टमार्टम लैब में काम करती थी। वह तुरंत ही जाकर के मनीषा से मिलता है और सारी बात पूछता है। पहले तो मनीषा उसके ऊपर भड़क जाती है, लेकिन उसे सब कुछ समझाती है कि कैसे क्लीन करना है कि कोई भी सबूत न छूटे। यहाँ तक कि वह उसे एक ग्लव्स भी देती है और कुछ कपड़े भी देती है। इधर स्वप्न देखता है कि सामने इसे एक गाड़ी आ रही थी। इसी के साथ सीन कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं राजू एक एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल से निकल रहा था, तभी वहाँ पर एसपी भी पहुँच जाता है। एसपी को पता लगता है कि राजू उस एम्बुलेंस की सर्विस कराने के लिए ले जा रहा था। इसके बाद कहानी 24 घंटे पहले जाती है। यहाँ पर अब्बास कलुआ और उसके साथी को एक काम देता है। उन दोनों को किसी को किडनैप करने जाना था, लेकिन उन सभी के पास गाड़ी नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर राजू गाड़ी लेकर आ जाता है और वह राजू को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में राजू को स्वप्न भी मिल जाता है और वो स्वप्न को भी बैठा लेता है अपने साथ। इन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। रास्ते में इन दोनों को सब कुछ पता लग जाता है और वे लोग जल्दी से पहुंचकर उस आदमी को किडनैप कर लेते हैं। हालांकि इस बीच धक्का मुक्की भी होती है और हाथापाई भी। जल्दी से वे सभी गाड़ी की डिग्गी में उस आदमी को रखते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर मेजिदा, जो कि एक बड़ा मंत्री था, वह ऊपर के अधिकारियों तक पहुंच जाता है ताकि वह अपने साथियों को पुलिस स्टेशन से छुड़वा सके। इधर ये सभी इस बॉडी को किडनैप करके वहां पर ला चुके थे और थोड़ी ही देर में गोल्डी भी वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वह बॉडी चेक की जाती है तो पता लगता है कि वह आदमी मर चुका है, यानी कि यहीं से हो रही है क्लीनिंग कंपनी की शुरुआत। जब पता लगता है कि वह बॉडी यानी कि वह आदमी मारा जा चुका, सबसे पहले अब्बास को बुलाया जाता है, क्योंकि अब्बास ही इन सब में मास्टरमाइंड था। उसी के कहने पर इस आदमी को किडनैप किया गया था। अब्बास यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन सबसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे इस मामले से बाहर निकलना है। तभी थोड़ी ही देर बाद स्वप्न को एक आइडिया आता है कि लाश को भट्टी में जलाकर दफनाया जा सकता है, और वो भट्टी किसी और की नहीं बल्कि गोल्डी की भट्टी थी। इधर धर्मा को भी पता लग जाता है जिस आदमी का किडनैप किया गया है वह उसी का आदमी है, यानी कि सुल्तान जानबूझकर धर्मा के खिलाफ गड्ढा खोद रहा था। इधर एसपी के पास भी उसके सीनियर का कॉल आता है। उसके सीनियर बताते हैं कि उसने जिस आदमी को पकड़ा है, जिस गैंग को पकड़ा है, उसे तुरंत ही छोड़ दिया जाए। एसपी भी अब इस काम के लिए मजबूर था, वो भी उन्हें छोड़ देता है। इधर वे तीनों लड़के भी वहाँ पर पहुंचकर उस लाश को आग लगा देते हैं। इसी के साथ कहानी लैला नाम की एक डांसर के पास जाती है, जो कि किसी मकसद से यहाँ पर आई हुई है, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता लगता। जब तीनों लड़के पूरा काम कर देते हैं तो अब्बास उन्हें इस काम के लिए पैसे देता है। यह पैसे देखकर राजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब्बास जब वहाँ से जा रहा था तब राजू कहता है कि आगे भी काम कर पड़े तो वह उन्हें जरूर बताएं। हालांकि इस बात से उसके बाकी के दोनों दोस्त खुश नहीं होते, लेकिन राजू बताता है कि उसे यह छोटा सा काम करने के लिए इतने ज्यादा पैसे मिल गए, अगर वह ऐसा करते रहे तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर पुलिस वाले ने राजू को एम्बुलेंस ले जाते हुए देखा था और यहीं पर हमें पता लगता है कि राजू वहाँ से एम्बुलेंस लेकर सारा सामान लेकर आया था और उस गाड़ी के पास पहुँच गया था जिसे ठिकाने लगाना था। इधर इसके विपरीत में लैला का डांस चल रहा था, जहाँ पर मेजिदा उसके बाकी के साथी वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। इधर तीनों लड़के उस लाश को लाग उठाकर एम्बुलेंस में रखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है और रास्ते में हमें पता लगता है कि वह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मेजिदा की ही थी। इसके बाद मेजिदा उन तीनों को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वह तीनों लड़के इस बात को सीक्रेट रखते हैं। वह कहते हैं कि हमारी कंपनी का रूल है कि हम क्लाइंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो चुपके चुपके आपका ही काम कर रहे हैं ताकि आपकी छवि खराब न हो पाए। मेजिदा वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन स्वप्न को दोनों साथी के साथ घर पर मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद तीनों साथी परेशान होते हैं। स्वप्न तो मेजिदा से मिलने जाना चाहता था, लेकिन
गोल्डी और राज वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि मेजदा कहीं उन्हें चोट न पहुंचा दे, लेकिन अब तीनों को कैसे भी करके वहां पर जाना ही था क्योंकि मेजदा ने उन्हें बुलाया था। इधर एसपी अभी भी उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसकी हत्या धर्मा ने की थी, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी उसे नहीं मिली थी। आखिर बॉडी गई तो गई कहाँ। इधर तीनों लड़के मेजदा के सामने पहुंच जाते हैं। पहले तो धर्मा उन तीनों को मारता है, लेकिन मेजदा उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। खुद उठकर बताता है कि उनकी गैंग को जितनी भी मार पीट करनी है करें, लेकिन सफाई करने के लिए इन तीनों को ही बुलाएं। यानी कि मेजदा भी चाहता था कि कैसे भी करके वह अपने इलाके को शांत रखे क्योंकि उसे टिकट चाहिए थी और कैसे भी करके वह इलेक्शन जीतना चाहता था। स्वप्न उन सबको अपना प्राइस बताता है कि 1 लाख के वह 2 लाख रुपए लेंगे। इतना ज्यादा पैसा वह एक साथ देकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वह एक के बाद एक लाश को ठिकाने लगाते जाते हैं, जबकि पुलिस को उस लाश की कोई खबर भी नहीं होती। इन सब में पुलिस भी मिली हुई थी। प्रशांत कभी कभी उनकी गाड़ियों को जांचता भी नहीं था। तीनों बहुत ही ऐश की जिंदगी जी रहे थे। उनमें से गोल्डी का मानना था कि वह काफी पैसे कमा लेगा तो यहाँ से कोलकाता चला जाएगा ताकि वह अपने सिंगिंग का सपना पूरा कर सके। लेकिन इसके अगले ही दिन धर्मा उन तीनों को अपने पास बुलाता है। वहाँ पर कलुआ के साथ काम करने वाला उसका साथी मारा गया था क्योंकि उसने गद्दारी की थी। अब यह देखने के बाद वह तीनों डर जाते हैं। साथ ही साथ धर्मा उन्हें यह भी बताता है कि अगर वह यहाँ से दूसरे शहर गए तो उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वह कभी भी यह शहर छोड़कर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि धर्मा जानता था अगर यह तीनों यहाँ से गए तो वह तीनों जाकर उनके खिलाफ कोलकाता या किसी और शहर में खबर छपवा देंगे और इन सभी का भांडा फोड़ हो जाएगा। अब यहाँ से इन तीनों का बाहर निकलने का सपना भी टूट चुका था। इधर मेजदा के घर पर एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था जिसकी तैयारी पहले से ही लैला कर रही थी। लैला का प्लान यह था कि वह मेजदा के घर डांस करने जाएगी, जबकि उनके पहले साथी पहले ही मेजदा के वॉशरूम में एक बंदूक छिपा देंगे। जब वह मेजदा के कमरे में जाएगी तब वह पहले बंदूक ले लेगी और मेजदा को खत्म कर देगी। यानी कि लैला का प्लान यह था कि वह मेजदा को कैसे भी करके खत्म करे। इधर वह तीनों लड़के बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वह इस काम को अब छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। एक तरह से वह बंधुआ मजदूर हो गए थे। पहले तो वह लाश को ठिकाने लगाने वाले नहीं थे, इस काम को बंद करने वाले थे, लेकिन गोल्डी अगवाता है। आगे आकर वह लाश को ठिकाने लगा देता है। इधर एसपी की गाड़ी खराब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हॉस्पिटल को फंड मिल जाता है उनकी गाड़ियां ठीक कराने के लिए, जबकि पुलिस वालों को फंड पास ही नहीं होता। वह इसी बात को लेकर परेशान होता है। तभी एसपी की नजर एक टो ट्रक पर पड़ती है जो कि एक गाड़ी टो करके ले जा रहा था। इसके बाद एसपी अपने सीनियर के पास जाता है और गाड़ी ठीक कराने की बात करता है और कहता है कि हॉस्पिटल को फंड पास हो जाता है उनकी गाड़ी ठीक कराने के लिए, जबकि पुलिस वालों के लिए ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन उसका सीनियर अफसर साफ कहता है कि किसी भी हॉस्पिटल को ऐसा फंड पास नहीं किया गया है। यह बात सुनकर एसपी हैरान रह जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले एसपी ने देखा था कि राजू एम्बुलेंस लेकर उसकी सर्विसिंग कराने के लिए जा रहा था और यही एक क्लू अब एसपी मलिक को राजू के पीछे लगाने वाला था। इधर रात में मेजदा के घर पर प्रोग्राम होता है। लैला अपनी परफॉर्मेंस करती है। इधर वह तीनों लड़के उस लाश को ठिकाने पर लगा देते हैं और जल्द ही इस काम को छोड़ने की तय करते हैं। अब लैला मेजदा के कमरे में पहुंच चुकी थी। लैला मेजदा को बताती है कि वह फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में जा रही है। वॉशरूम में जाने के बाद लैला अपनी बंदूक निकालने लगती है, लेकिन जैसे ही वह बंदूक निकालकर कमरे से बाहर निकलती है मेजदा वहाँ से गायब था। इसके बाद हमें पता लगेगा कि आखिर मेजदा गया कहाँ। अब कहानी हमें लगभग 20 मिनट पहले ले जाती है। जब एसपी अपनी गाड़ी ठीक करवा के वहाँ से जा रहा था तभी दोबारा से एसपी को वही टो ट्रक दिखाई देता है जो कि उसने दोपहर में देखा था। वह तुरंत ही गाड़ी को रुकवाता है और चेक करता है तो उसमें राजू, गोल्डी और स्वप्न बैठे हुए थे। गोल्डी पूरे नशे में टल्ली था और स्वप्न में भी थोड़ी पी रखी थी, लेकिन राजू ड्राइव कर रहा था, उसने पी नहीं रखी थी। एसपी उन सभी पर शक करता है। इसके बाद पीछे की गाड़ी चेक करवाता है। जब गाड़ी की डिग्गी चेक करी जाती है तो उसमें खून के निशान मिल जाते हैं और इसी को सबूत बनाकर उन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब यह बात मेजदा को पता लगती है तो वह भी लैला को कमरे में ही छोड़कर वहां से गायब हो जाता है और अब जाकर हमें पता लगता है कि आखिर जब लैला कमरे से बाहर निकलती है तो मेजदा कहाँ गायब था और ये यहाँ गायब था। यह खबर सुनने के बाद सभी की हेकड़ी निकल जाती है क्योंकि अगर वह तीनों अपना मुंह खोल देते तो मेजदा का पूरा प्लान, उसकी काली सच्चाई सामने आ जाती।
इधर हम अब्बास को देखते हैं। जब से अब्बास को पता लगता है कि सफाई करने के लिए लड़कों को रखा गया है तो वो भी अपनी मनमानी करने लगा था। वो भी लगातार लोगों को ठोकने लगा था। अब इधर पुलिस वाले उस गाड़ी की जांच करवा रहे थे कि आखिर वह गाड़ी किसकी थी जिसमें खून मिला था। जब एसपी उनसे तीनों से पूछताछ करता है तो इन तीनों का यह कहना था कि वह गाड़ी उनके क्लाइंट की थी और उन्हें टो करने के लिए सिर्फ कहा गया था। उन्हें बताया गया था कि गाड़ी घर के सामने से टो करनी है और वह उसी तरह से टो करके लेकर चले आए। उन्हें यह बात का अंदाजा नहीं था कि गाड़ी के अंदर खून मौजूद हो सकता है। तभी वहां पर मेजदा के साइड से एक वकील पहुंचता है और कैसे भी करके उन तीनों को छुड़ा लेता है। मेजदा भी वहां पर गया हुआ था। मेजदा साथ ही साथ एसपी को निमंत्रण देता है क्योंकि उसके घर पर मां काली की पूजा थी। इधर अगले दिन पूजा का संपन्न किया जाए और एसपी भी वहां पर मौजूद था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब पीपल के पेड़ के पास पूजा की जा रही थी वहां पर एक अलग तरह का लॉकेट मिलता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह लॉकेट किसी बोर्दा नाम के आदमी का था। इधर एसपी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बोर्दा आदमी कौन है और कौन इतना शक्तिशाली है कि जिसके नाम से मेजदा भी डर उठा। एसपी के पूछने पर जूनियर बताता है कि यह एक पुराना मामला है जिसमें कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। एसपी तुरंत ही उसकी सारी फाइल्स मांगते हैं और दोबारा से उस केस की जांच शुरू कर देते हैं। इधर एसपी पूछते पूछते राजू के गैराज में पहुंच चुका था जहां पर वह काम कर रहा था। जब यह बात गोल्डी को पता लगती है तो वह तुरंत ही राजू के पास कॉल करता है। इधर हम राजू को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वहां पर नैन मटक्का कर रहा था। लेकिन राजू का सारा ध्यान फोन पर होता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जब वह कार दुर्घटना हुई थी तब उस कार को चलाने वाले राजू के पिता थे और इसी वजह से अब एसपी राजू के घर में घुस गया था। एसपी राजू के पिता से पूछताछ कर रहा था लेकिन उनकी हालात कुछ बोलने की नहीं थी। दरअसल वह पैरालाइज्ड थे और बोल भी नहीं पाते थे। इसी वजह से कोई भी सबूत सामने नहीं आता। यह सब पता लगने के बाद राजू तुरंत ही मेजदा के पास जाता है और मेजदा को इन सब के बारे में सारी जानकारी देता है कि कैसे उसके एसपी घर पहुंच गया था और उस गाड़ी वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था। यह सुनने के बाद मेजदा भी काफी हैरान रह जाता है। वह तुरंत ही सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और एसपी के खिलाफ कंप्लेन करता है। सीनियर भी एसपी को धमकाते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं। इधर अब्बास लगातार खून पे खून करता चला जा रहा था। जब इसके बारे में सुल्तान को पता लगता है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जितना भी इस पैसा उस खून की साफ कराने में देना पड़ रहा था वह सारा का सारा सुल्तान की जेब से लग रहा था और सुल्तान नहीं चाहता था कि पैसा बेफालतू में खर्च किया जाए। इसी वह अब्बास के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है और उसे अपना पालतू कुत्ता बताता है। यह बात सुनकर अब्बास भड़क जाता है। उससे यह बात सुनी नहीं जाती और वह विद्रोह करने की ठान लेता है। इधर एसपी उस गाड़ी वाले एक्सीडेंट की जांच कर रहा था और पॉसिबिलिटी निकाल रहा था कि आखिर एक्सीडेंट हुआ होगा तो उस गाड़ी के साथ क्या घटित हुआ होगा। इधर अब हम मार्केट में देखते हैं जहाँ पर कलुआ और स्वप्न दोनों आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि स्वप्न का मानना था कि जब वह गलत रास्ते पे जा रहा था कलुआ को उसे रोकना चाहिए था लेकिन कलुआ ने ऐसा नहीं किया। इधर मेजदा अपने दोनों साथी को बुला लेता है यानी कि धर्मा और सुल्तान को और वही लॉकेट दिखाता है। उनसे मेजदा यह पूछना चाहता था कि आखिर यह लॉकेट यहाँ पर कैसे आया क्योंकि मेजदा को शक था कि इन्हीं दोनों में से किसी ने उस लॉकेट को वहाँ पर लाया होगा। इसके अलग साइड पर अब्बास भी प्लान बना रहा था। वो अब अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। अब्बास उन तीनों लड़कों को अपने साथ बुलाता है और उन्हें एक नया ऑफर देता है और कहता है कि जैसे वह अभी छोटे छोटे लोगों के साथ काम कर रहे हैं लेकिन वह अगर सीधे डायरेक्ट डील मेरे के साथ करेंगे तो उनका काफी ज्यादा मुनाफा होगा क्योंकि अब्बास कुछ बड़ा करने वाला था। हालांकि गोल्डी और स्वरूप इसके लिए राजी नहीं होते लेकिन राजू सबसे पहले पूछता है कि उन्हें पैसे कितने मिलेंगे और वह 2 पेटी की मांग करता है और अब्बास इसके लिए भी मान जाता है। इधर रात को जब लैला का प्रोग्राम चल रहा था तभी वहां पर अब्बास और उसके साथी वहां पर आकर हमला कर देते। वहां पर मेजदा के कुछ आदमी थे और सुल्तान भी वहीं पर बैठा हुआ था। अचानक हुई गोलीबारी के दौरान वहां पर सभी को मार दिया जाता है। एक को भी नहीं छोड़ा जाता। बार के जितने भी लोग थे वे भी मारे जाते हैं। इसके बाद वही तीनों लड़के वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर धर्मा के खिलाफ सबूत रख देते हैं ताकि ऐसा लगे कि यह हमला धर्मा ने करवाया है। वहां पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे। गोल्डी जल्दी से जाकर उन सभी कैमरास को साफ करता है लेकिन वहीं पर लैला अभी भी जिंदा थी क्योंकि जब गोलीबारी हो रही थी तो वह स्टेज के नीचे जाकर छिप गई थी। इधर एसपी को भी पता लग गया था कि एक बड़ा शूट आउट हुआ है लेकिन एसपी अभी सस्पेंड था तो वह कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था। पुलिस वाले जल्दी से लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर लोकेशन पर वह तीनों लड़के
लैला को पकड़ लेते हैं और पुलिस के आने से पहले वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब यह बात मिर्जा को पता लगती है तो वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसका एक हाथ काट दिया गया था, यानी कि सुल्तान। अब इधर वे सभी लैला को पकड़कर एक खुफिया अड्डे पर ले जाते हैं। इधर पुलिस वाले अपनी जांच शुरू कर देते हैं। वह एक एक सबूत को इकट्ठा कर रहे थे। इसकी थोड़ी ही देर में लैला उन सबको बताती है कि उन्होंने एक सबूत छोड़ दिया। वहाँ पर लैला का फोन था जिसमें की रिकॉर्डिंग की गई थी। अगर वह सबूत पुलिस के हाथ लग जाता तो सारा का सारा मामला खराब हो जाता। इसी वजह तुरंत ही स्वरूप मनीषा के पास कॉल करता है। वह तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुँचती है और वहीं पर इन्वेस्टिगेट करते हुए उस सबूत को अपने हाथ में ले लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन प्रशांत जो थे वह पक्के मेजदा के भक्त थे। वो तो कहते हैं कि अगर मेजदा ने कह दिया कि यह काम धर्मा ने किया है तो यह काम धर्मा ने किया होगा। लेकिन वहाँ पर धर्मा भी पहुँच जाता है और अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को नकारने लगता है। इधर तीनों लड़कों के बीच में आपस में बहस होने लगती है और वह लैला को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी लैला को वहाँ से एक खिड़की खुली हुई दिखाई देती है और वह तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। जब यह बात लड़कों को पता लगती है तो वह तीनों लैला इधर अब्बास मेजदा को भड़काता है कि वह धर्मा से बदला लेगा। लेकिन मेजदा उससे समझाता है कि अभी बदला लेने का टाइम नहीं है क्योंकि इलेक्शन पास आ रहा है। अगर मेजदा इलेक्शन हार गया तो उसकी कुर्सी उनसे छिन जाती और जिस कुर्सी के दम पर वे सभी कूद रहे थे उनका कूदना भी बंद हो जाता। इधर स्वरूप उन्हें समझाता है कि लैला यहाँ से भागकर उस सबूत की तलाश में गई होगी जो कि अभी अभी सबूत मनीषा के पास है, यानी कि वह हॉस्पिटल गई होगी। तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हॉस्पिटल में लैला मनीषा से मिलती है और सबूत के बारे में पूछती है। मनीषा भी अनजाने में वह सबूत उसे दे देती है और साथ ही साथ वह लैला को एक कपड़ा भी देती है। स्वरूप भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था लेकिन तभी वहां पर एसपी भी पहुंच जाता है। एसपी को देखने के बाद स्वरूप की हेकड़ी निकल जाती है। तभी वहीं से चुपके से देखते हुए लैला भी पास से गुजर जाती है और स्वरूप कुछ भी कर नहीं पाता। लेकिन रास्ते में उसके साथी पहले से ही वहां पर मौजूद थे जो कि लैला का पीछा करने लगते हैं। लेकिन गाड़ी रिवर्स करते दौरान लैला की उससे टक्कर हो जाती है और लैला वहीं पर बेहोश हो जाती है। स्वरूप यहाँ पर एसपी को यह भी बताता है कि उसकी दोस्त राजू की गर्लफ्रेंड यहाँ पर काम करती है और राजू बार बार शक करता है कि मनीषा इतनी रात काम करती है कि उसका संबंध किसी और के साथ ना हो, वह किसी के चक्कर में ना हो। इसी वजह से वह बार बार यहाँ पर चेक करने के लिए आता रहता है। इसके बाद लैला को पकड़कर वापस से उसी अड्डे पर ले जाया जाता है। लैला कुछ बोलना चाहती थी। जब मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो लैला बताती है कि उसके पीछे एक कहानी है और यहीं पर हमें पता लगता है कि मेजदा लैला का चाचा है और मेजदा ने धर्मा के साथ मिलकर उसके पिता को खत्म किया था, यानी कि लैला के पिता को खत्म किया था। और लैला की जो नौकरानी थी उसी ने आगे चलकर लैला को पास पाल पोस कर बड़ा किया और वह यहाँ पर मेजदा से बदला लेने के लिए आई है। वो साफ कहती है कि उसका प्लान मेजदा को खत्म करना है और वह इन तीनों को भी अपने साथ जुड़ने को कहती है। वह एक बोर्दा के भूत के बारे में बताती है, यानी कि बोर्दा कौन था जो बार बार सभी इस नाम से डर रहे थे। और वह लॉकेट जो उन्हें मिला हुआ था वह किसी और ने नहीं रखा था बल्कि लैला ने ही वह लॉकेट वहाँ पर रखा था। इधर मेजदा धर्मा के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मामला काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और अगर उसे अभी टिकट दिया गया तो कोई भी उसे वोट नहीं करेगा क्योंकि पूरी जनता उसके खिलाफ है। इसीलिए उसे कहीं जा करके अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। इधर गांव में धीरे धीरे वह तीनों लड़के और मनीषा ये बात फैला रहे थे कि गांव में बोर्दा का भूत वापस आ गया है और बोर्दा के नाम से गांव के सभी लोग डर रहे थे। इधर अब्बास बार बार वही कह रहा था कि वह धर्मा से बदला लेना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है। लेकिन मेजदा उसे समझाता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है। अब रात को धर्मा जब अंडरग्राउंड होने के लिए जा रहा था तभी एक एक करके उनके सारे आदमियों को खत्म कर दिया जाता है। धर्मा का जो सबसे भरोसेमंद साथी था उसे भी कोई मार देता है। जब यह बात धर्मा को पता लगती है तो वह तुरंत ही वहां पर पहुंचता है, लेकिन तभी उसके पीछे पुलिस लग जाती है और धर्मा भी पुलिस के ऊपर गोली चलाने लगता है। लेकिन तभी जंगल के बीच में कोई आदमी आता है जो धर्मा को बचा कर ले जाता है। इधर एसपी साहब अभी भी सस्पेंड थे। थोड़ी ही देर बाद पता लगता है कि धर्मा को बचाने वाला कोई और नहीं था बल्कि एसपी साहब ही थे। इधर बाकी ये तीनों लड़के कलुआ को पकड़ लेते हैं और उसका मुंह छुपा देते हैं। उसके सामने ऐसे बात करते हैं जैसे कि बोर्दा का भूत और वो भी सच समझ लेता है, लेकिन बाद में उसे सच्चाई बता दी जाती है। कलुआ भी स्वप्न का पूरा साथ देने का वादा करता है और वह वीडियो ले जा करके वह अब्बास को दिखाता है ताकि अब्बास डर जाए और साथ ही साथ यह बताता है कि यह वीडियो बोर्दा ने बनाया है। इधर मेजदा सारी की सारी जिम्मेदारी अब अब्बास के हाथों में दे देता है।
अब्बास इन सबसे बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन अब्बास को बोरदा के भूत के ऊपर विश्वास नहीं होता। वह तुरंत ही कलुआ का कॉलर पकड़ लेता है और उससे सच्चाई के बारे में पूछता है। कलुआ डर के मारे बता देता है कि लैला अभी भी जिंदा है। अब इधर अगले दिन अब्बास स्वप्न के घर पहुंच जाता है और उसकी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। अब इन सब के बारे में स्वप्न अपने दोस्तों को बताता है कि कैसे अब्बास अब उसके घर में घुस गया है और सभी इस काम को अब छोड़ना चाहते थे। तभी राजू के पास धर्मा का कॉल आता है। धर्मा को लग रहा था कि उसके वफादार साथी को मारने के पीछे इन्हीं तीनों का हाथ है, लेकिन जो कि इन्होंने यह काम किया ही नहीं था। अब सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार धर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है और उन्हें शक होता है कि एसपी भी इस मामले में शामिल होगा। तभी हम देखते हैं एक गाड़ी उन सभी का पीछा कर रही थी। इसके बाद स्वप्न कलुआ को एक चिट्ठी देता है ताकि वह चिट्ठी वह मेजदा तक पहुंचा सके। कलुआ ऐसा ही करता है, वह मेजदा के टेबल पर जाकर उस चिट्ठी को रख देता है, लेकिन जब मेजदा की नजर उस चिट्ठी पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें बंगाली में कुछ लिखा हुआ था जो कि धर्मा के खिलाफ लिखा गया था। अब इन सब के बाद भंडारे यानी कि उसके खजाने की सारी जिम्मेदारी अब्बास को दे दी जाती है, जो कि अभी तक धर्मा के हाथ में थी। इन सब से अब्बास बहुत ही ज्यादा खुश था, वह पार्टी सार्टी कर रहा था। इधर रात को सभी दोस्त आपस में लड़ झगड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने इतना घिनौना काम शुरू किया था। अगर वह इस मामले में कभी पड़ते ही ना तो इस मामले में कभी फंसते भी नहीं थे। तभी वहाँ पर मनीषा आती है और गोल्डी देखता है कि मनीषा की एक गाड़ी पीछा कर रही थी। इसके बाद गोल्डी मनीषा को वहीं अंदर रहने को कहता है और वह गोल्डी की गाड़ी उठाकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वह गाड़ी गोल्डी के पीछे लग जाती है। इधर हम देखते हैं अब्बास स्वप्न और राजू को अपने पास बुलाता है और उन्हें एक और लाश ठिकाने के लिए कहता है। वह लाश देखने के बाद वह दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह लाश कलुआ की थी। अब यह काम स्वप्न से नहीं होने वाला था, वह टूट कर बिखर जाता है। तभी वहाँ पर गोल्डी भी पहुँच जाता है और गोल्डी के पीछे जो लोग पड़े हुए थे वह पुलिस के लोग थे। जैसे उनकी नजर लाश पर पड़ती है वे लोग हमला कर देते हैं और तीनों को पकड़ लिया जाता है। पूछताछ की जाती है, लेकिन झूठी मूठी कहानी सुनाकर वह तीनों वहां से निकल जाते हैं। स्वपन पूरी तरीके से टूट चुका था। वह अपनी माँ के पास पहुंचता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो इस मामले में नहीं शामिल है। इधर हम गोल्डी देखते हैं जो एक प्लान लेकर के सीधे धर्मा के पास पहुंच जाता है और यहीं पर सीन कट होता है। इधर हम देखते हैं मनीषा राजू के पिता की जांच कर रही थी। तभी वहां पर मेजदा पहुंच जाता है और राजू के पिता से पूछने लगता है कि उसने यह राज किसको बताया, लेकिन उसके पिता पहले भी बोल चल नहीं सकते थे और इसी वजह से राजू के पिता कोई भी सच्चाई उसे नहीं बताते। इधर स्वप्न लैला को अपने घर ले गया था। लैला ने उसकी माँ को समझाया कि स्वप्न सीधा लड़का है, वो इन सब मामले में नहीं पड़ रहा है। आगे चलकर हमें पता लगता है कि राजू के जो पिता है वो पैरालाइज्ड नहीं है, इसी के साथ साथ वह बोल भी सकते हैं। इधर स्वप्न लैला को गाड़ी में बिठा देता है ताकि वो इस इलाके से सुरक्षित निकल सके। इधर अब्बास हैरान हो चुका था क्योंकि दोबारा से धर्मा को वापस बुला लिया जाता है। अब सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर सारा का सारा खजाना मेजदा का रखा गया था। गोल्डी ने धर्मा को सब कुछ बता दिया था कि कैसे सुल्तान का हमला करवाया गया और उनके खिलाफ सबूत रखे गए। इसके दूसरी तरफ स्वप्न भी मेजदा को सब कुछ समझा देता है और उन्हें भी अपने साथ ले आता है। अब यहाँ पर तीनों एक साथ आ चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर राजू भी पहुँच जाता है। लेकिन राजू इस बार पुलिस को लेकर आया था। पुलिस उन सबको पकड़कर एक जगह पर ले जाती है, सुनसान जगह पर। उन्हें वहाँ पर बैठा दिया जाता है, मानो ऐसा लग रहा था उन सभी का इनकाउंटर होने वाला हो। रात का समय था, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है जिसको कि हम मूवी की शुरुआत में पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि अभी तक जब तक एसपी सस्पेंड था तब तक वह शांत नहीं बैठा था, बल्कि बोरदा के बारे में पता लगा रहा था। और यही आदमी बोरदा है। बोरदा वहाँ पर पहुँचते ही अब्बास को खत्म कर देता है, जिसके बाद वह धर्मा को भी खत्म कर देता है। इधर हम ट्रेन में देखते हैं जिसमें कि लैला सफर कर रही थी। उसी में मेजदा का सारा पैसा रखा गया था और वह कोलकाता जा रहा था, लेकिन वहां पर बहस शुरू कर दी जाती है और इसी मामले का फायदा उठाकर वहां पर पुलिस बुला ली जाती है और मेजदा के सारे आदमियों को पकड़वा दिया जाता है, जिसके बाद सारा सामान अब कब्जे में आ चुका था। इधर बोरदा उन सभी के ऊपर अपना हथियार चलाता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि बोरदा ने किसके ऊपर हमला किया। और इसी के साथ यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी सस्पेंस के साथ क्या वह तीनों लड़के बचेंगे कि वह सब मारे जाएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इसका जो सेकंड सीजन है वह जल्द ही आए और जैसे ही उसका सीजन आता है मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और स्टोरी के साथ और सीरीज के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।